और झुंझुनू के गोठड़ा इलाके में गैंगवॉर के बाद दहशत फैल गई। लोग अपने घरों में कैद हो गए। खिरोड़ से तुर्कानी जोहड़ी तक बदमाशों का तांडव देखने को मिला। गैंगवॉर में हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत उर्फ रविकांत उर्फ गोलू स्वामी समेत 2 बदमाशों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कृष्णकांत के साथियों को तो पकड़ लिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में लगातार हो रही हथियार तस्करी को लेकर के भी अब सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, एटा, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दूसरे राज्यों से हथियार की सप्लाई हो रही है। पिछले 3 सालों में इस साल सबसे ज्यादा हथियार तस्करी के मामले दर्ज हुए हैं। झुंझुनू में हुई गैंगवॉर और बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी कहीं एक और गैंगवॉर की आहट तो नहीं है, और इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। जरा देखिए। गोठड़ा में गैंगवॉर के बाद दहशत। खिरोड़ से तुर्कानी जोहड़ी तक बदमाशों का तांडव। राजस्थान में हथियारों की होड़ क्यों? क्या प्रदेश में बड़े गैंगवार की आहट? झुंझुनू जिले के गोठड़ा इलाके में शुक्रवार को हुई गैंगवार की घटना के बाद ग्रामीणों में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। खिरोड़ गांव के केमरी की ढाणी से शुरू हुई गोलीबारी तुर्कानी जोहड़ी तक चली, जहां एक हिस्ट्री शीटर की मौत के बाद फायरिंग थमी। रविंद्र कटेवा को निशाना बनाने के उद्देश्य से उसके घर पहुंचे हिस्ट्री शीटर कृष्णकांत और उसके 3 अन्य साथियों ने गोलीबारी की। इस हमले में रविंद्र कटेवा का साथी सुनील सुंडा गोली लगने से घायल हो गए। घटना के बाद कृष्णकांत और उसके साथी मौके से फरार हो गए और बताया जा रहा है कि उन्होंने लगभग 3 किलोमीटर तक फायरिंग करते हुए दहशत फैलाई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में रविंद्र कटेवा के कथित साथियों और ग्रामीणों ने मिलकर कृष्णकांत और उसके साथियों को गांव में ही पकड़ लिया। इस दौरान उनके साथ मारपीट के वीडियो भी सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। झुंझुनू के गोठड़ा पुलिस थाने पर जो गैंगवार की घटना हुई है, फिलहाल उस जगह लोकेशन पर उपस्थित हैं जहां पे एक जो हिस्ट्री सीटर था जिसकी यहाँ पर हत्या हुई, कृष्णकांत, ये वो जगह है जहाँ से देखें कि ये खेत हैं, बाढ़ यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ से वो लोग भागते हुए इस जगह पर पहुँचते हैं। जो घटना जो थी कि फिलहाल जो है ये यहाँ पे तुर्कानी जोड़ी है, केमरी की ढाणी से तुर्कानी जोड़ी तक ये लोग घटना करके सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं। जो गोठड़ा पुलिस थाने के जो केमरी की ढाणी है वहां से जो रविंद्र कटेवा है उस पर जानलेवा हमले का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है, और पर वहां से रविंद्र बच जाते हैं और उसके पश्चात ये लोग फरार होने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी दौरान जो रविंद्र कटेवा की गैंग और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा यहाँ पे उनको पकड़ा जाता है। यहाँ से देखें कि ये जो कच्चा रास्ता बताया जाए, इधर से कच्चा रास्ता निकलता है जहाँ पे इस जगह पर वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर अभी ये सामने आ रहा है कि गोली की आवाज जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने सुनी, पर अब ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि ये जो गोली चलाई गई थी ये खुद कृष्णकांत ने अपने मारी है या फिर जो दूसरी गैंग रविंद्र कटेवा की गैंग है उनके द्वारा ये गोली चलाई गई है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। यहाँ पे जो देखें कि ग्रामीण फिलहाल इस चीज में कुछ भी बात इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मौके पर पहुंचे तो ये चीज है कि काफी प्रयास, जो संघर्ष है दोनों गैंगों के बीच यहाँ पर देखा गया है। गैंगवार के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अपराधियों के पास आधुनिक हथियार कहां से आए, ये जांच का विषय है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, कल एक जो घटना यहाँ पे हुई है, फायरिंग की। क्या घटना थी, क्या आपने सुना? ऐसे सुनने में आ रहा कि 2 गैंग के बीच में कोई लड़ाई दगा हुआ था, तो फायरिंग की थी। तो उसमें जो
मरने 2 लोग मर गए। अब गांव में कैसा क्या माहौल है, क्योंकि स्थानीय यहाँ पे ग्रामीण जो लोग हैं एक जीवन यापन बड़े प्रेम से यहाँ पे जीते हैं, लेकिन ये गोलियां चलना। ऐसे गुंडागर्दी में बता रहे हैं कि वो पहले से कोई पैसे वैसों का लेन देन था, दोस्त थे उसके कोई साथ के, ऐसे बता रहे हैं, पैसों का मामला था। एक डायलॉग जो काफी गब्बर आ जाएगा इस तरीके के, जो हाँ। ये चीजें आज ऐसा कुछ गाँव में देखने को मिल रहा है। ये गलती हुआ है तो हुआ उसके साथ, 2 लोगों की जान गई है इसलिए। तो जो स्थानीय निवासी होने के नाते क्या मांग करते हैं कि प्रशासन है किस तरीके की व्यवस्था है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे भी ध्यान कड़ी दे। से कड़ी कार्रवाई करे और जिसने भी फायरिंग वगैरह चलाई है यहाँ पर आए हैं उनकी पूरी कार्रवाई करे। पूरा जो भी है, पिस्तौल कहाँ से आई इनके पास, फायरिंग कैसे चली, वो सब पर ये पुलिस वाले सब कार्रवाई करें। बताओगे जो क्या घटना कल हुई थी? कल मैं यहाँ नहीं था। यहाँ नहीं थे आप, फिर भी सुना होगा, क्यों ये कैसे क्या वारदात जो हुई बता रहे हैं यहाँ पे? वो बता रहे हैं कि कोई गोलीबारी चली थी सुबह, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तो कैसा माहौल गांव में उसके बाद कैसा? देखें कि कोई भी बात करने को तैयार नहीं है गांव में, अगर किसी से भी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो ये क्यों अभी भी दहशत का माहौल है? वो डर तो है ही। तो डर किस चीज का है? क्या ग्रामीणों को भी लोग सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे अब ऐसे? अब वो तो क्या बताएं। राजस्थान में अवैध हथियारों की तस्करी भी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। हाल ही में झुंझुनू, हनुमानगढ़ और धौलपुर जैसे जिलों से हथियार सप्लाई के मामले सामने आए हैं। AK-47 राइफल 32 बोर की पिस्तौल, कई विदेशी हथियार बरामद हो चुके हैं। गैंगस्टर के पास बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं हथियार। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2025 में अब तक 300 से ज्यादा हथियारों की तस्करी हुई है। बीते 2 सालों से इस साल संख्या दोगुनी बताई जा रही है। 2024 में 174 हथियारों की सप्लाई के केस दर्ज हुए। 2023 में 150 हथियारों की सप्लाई के केस दर्ज हुए। लेकिन साल 2025 में इस 10 महीने में करीब 300 से ज्यादा अवैध हथियार बरामद हो चुके हैं, जिसमें विदेशी हथियार भी शामिल हैं। यही नहीं, साल 2021 से अब तक सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाले हथियारों, मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर राजस्थान पुलिस ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। ऑपरेशन आग जो है वो विगत कई वर्षों से पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में चलाई जा रही है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है जिसके माध्यम से आग्नेयास्त्रों के यहाँ पे जो सप्लायर्स हैं और जो उपयोगकर्ता हैं, जो अपराधी तत्व, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और बहुत सारे इसमें आर्म्स भी बरामद हुए हैं। जो कार्रवाई उसमें 2 पिस्टल्स पकड़े गए हैं, करीब 20 राउंड्स पकड़े गए हैं और उसमें जो सोर्स है उसको लेकर के इंट्रोगेशन अभी चल रहा है। मुलजिम अभी पुलिस के पास ही, तो इनके जो स्रोत हैं अभी तक की जानकारी के हिसाब से उत्तर प्रदेश और बिहार से हथियार लाया जाना बताया जा रहा है। उसके ऊपर तफ्तीश करके उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। राजस्थान में AK-47, AK-56 और एडवांस पिस्टल भी मिल चुकी है। AGTF ने बीते कुछ महीनों में AK सीरीज की 3 राइफल पकड़ी है। वहीं 40 से अधिक पिस्टल और 2000 से ज्यादा कारतूस भी टीम ने बदमाशों के पास से पकड़े हैं। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार राजस्थान में मर्डर, लूट, रंगदारी के लिए लाए गए थे। प्रतापगढ़ में AGTF टीम ने कुख्यात अपराधी सलमान को कारतूस और हथियार उपलब्ध करवाने वाले गन हाउस संचालक रमाशंकर को उत्तर प्रदेश के एटा से गिरफ्तार किया है। इनके पास से ऑटोमेटिक देशी पिस्टल, 2 खाली मैगजीन बरामद हुई है। वहीं छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने अपराध जगत के बड़े नाम सलमान को यूपी के एटा से गिरफ्तार किया। देशी पिस्टल, 2 खाली मैगजीन बरामद हुआ। 14 देशी और विदेशी हथियार जब्त किए गए। 1860 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूर्व में जीतू जोड़ी से AK-47 बरामद किया गया था। पापला गैंग के 1 लाख के इनामी राजवीर से AK-56 बरामद हुआ था। जीतू जोड़ी लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये एडवांस AK सीरीज की राइफल कहां से आई, अभी भी इनसे पूछताछ जारी है। बातचीत की है, जो देखें कि माहौल इस टाइम इस गांव में देखा जा सकता है। तुर्कानी जोड़ी जहां पर जो गोलीबारी की घटना हुई है, जो देखें कि शेखावाटी फिर एक बार जो गैंगवारों की जो गैंगवार है वो यहाँ पे देखी जा सकती हैं।
पिछले कुछ समय से लगातार देखें कि झुंझुनू में गैंगवार की घटनाएं सामने आ रही हैं। डेनिस बावरिया हत्याकांड, उसके बाद जो झुंझुनू में एक गैराज में 18 गाड़ियों को जला देने वाली घटना, और उसके पश्चात जो देखें कि झुंझुनू के खिरोड़ केमरी की ढाणी के जो रविंद्र कटेवा जहां से रहने वाला है, वहां पे उसके घर पे उसको मारने के लिए, जहां तक देखें कि इसमें मुख्यतः चीजें सामने निकल के ये आ रही हैं जो जिससे भी जानकारी मिल रही है, लेकिन अब हालांकि पुलिस इस चीज का अभी तक खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि कोई एक जमीन है, उसका प्रॉपर्टी का मामला इसमें मुख्यतः बताया जा रहा है, और यही वो रास्ता है जहां से अपराधी जो भाग के पहुंचते हैं, कुछ दूरी पर जाकर जो शायद खुद को गोली मारते हैं, या फिर जो रविंद्र कटेवा गैंग है उसके द्वारा उन्हें गोली मार दी जाती है। अभी ये तो जांच का विषय है, पुलिस इसमें क्या खुलासा करती है ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन गांव में अभी भी दहशत का माहौल है, लोग डर में हैं, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। राजस्थान में लॉरेंस गैंग, रोहित गोदारा, आनंद पाल गैंग अभी भी सक्रिय है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्य हरियाणा के भी कई बदमाश राजस्थान में फरारी काटने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं राजस्थान को शांत प्रदेश माना जाता था, लेकिन अब गैंगस्टरों की निगाहें राजस्थान पर भी टिकी हैं। पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये सभी हथियार मर्डर, लूट और रंगदारी के लिए मंगवाए गए थे। राजस्थान के अलग अलग शहरों में ये हथियार सप्लाई होने थे, लेकिन उससे पहले ही टीम ने उसे पकड़ लिया। राजस्थान में बड़ी संख्या में हथियार पहुंच रहे हैं। अभी भी कई ऐसे मास्टरमाइंड हैं जो राजस्थान में लगातार हथियार पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उस तक पहुंचना और उसे पकड़ना ये राजस्थान पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। पिछले कई सालों की तुलना में इस साल हथियार तस्करी के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और फिर इस बीच झुंझुनू में गैंगवार का होना किसी बड़ी घटना या गैंगवार की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। वहीं प्रदेश में अपराध का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अपराधी अपनी वारदातों की दहशत अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच में फैला रहे हैं। अजमेर में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया और उसके बाद उसे लाठी डंडों से पीटा गया और फिर फायरिंग करते हुए बदमाश मौके से फरार हुए। उनकी हिम्मत तो देखिए, उन्होंने इस घटना के वीडियो का स्टेटस और पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अपराधी बेलगाम तो थे ही, लेकिन अब वो पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। पुलिस पर सवालिया निशान छोड़ने वाले इन बदमाशों को हथकड़ी कब लगेगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया। अजमेर से हमारी एक रिपोर्ट आप देखिए। मारपीट के बाद युवक पर फायरिंग। सोशल मीडिया पर फैलाई दहशत। फायरिंग का वीडियो किया वायरल। बिल्लू गांव में बदमाशों का आतंक। प्रदेश में अपराध का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब अपराधी सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैला रहे हैं। कुचामन डीडवाना जिले के बिल्लू गांव में तेजा चौक पर बदमाशों ने खुलेआम कानून को चुनौती दी है। बीती रात एक युवक के साथ पहले तो बेरहमी से मारपीट की गई और फिर फायरिंग करते हुए दहशत फैलाई। इस पूरी वारदात का वीडियो बनाकर आरोपियों ने सोशल मीडिया पर स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दिया, जिससे ग्रामीणों में भारी दहशत फैल गई। फायरिंग में बिल्लू के रहने वाले विपिन गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बदमाश वारदात के बाद मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपियों ने पहले विपिन के सिर पर मुक्के मारे, पेट में घूंसे जड़े और लाठियों से जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान विपिन बुरी तरह चीखते नजर आ रहे हैं, जबकि बदमाशों के हाथों में डंडे साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद युवक पर फायरिंग की गई। घायल अवस्था में विपिन को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल में एक्सरे करवाया गया, जिसमें साफ तौर पर गोली शरीर में फंसी हुई नजर आई। फिलहाल उसका इलाज जारी है। गांव के पड़ोस का ही लड़का है, जीतू नाम का राजपूत।
गाड़ी से उतरा, पहले तो उसने मेरे पीछे से कॉलर पकड़ के मेरे साथ मारपीट करी, फिर डंडे से मारा, फिर बोला कि इसको ऐसे नहीं, इसको तो डायरेक्ट गोली निकाल दो। तो उन्होंने बंदूक निकाली और गोली निकाल दी सीधी, और निकाल के वहाँ से गाड़ी लेके भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही बडू थाना पुलिस पहुंची और हालातों का जायजा लिया। पुलिस ने घायल विपिन की सुरक्षा को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भी जाब्ता तैनात किया है। वारदात के पीछे के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि मारपीट और फायरिंग के बाद हरिओम एचसी ग्रुप 0307 नाम के व्हाट्सएप स्टेटस पर वीडियो डाला गया, जिससे पुलिस भी चौंक गई। पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उसकी तलाश में जुट गई है। गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस सतर्कता बरत रही है। ये आरोपी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और अपराध की दहशत फैलाने के लिए अब बदमाश सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन के लिए ये चुनौती जरूर है, लेकिन अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को और सतर्क होने की जरूरत है। मारपीट का वीडियो बनाकर बदमाशों ने व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी लगाया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घायल विपिन को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। सूचना पर बडू पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी जो फरार है उसकी तलाश शुरू कर दी। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और अब आपको बात भरतपुर से बताते हैं, जहां एक एम्बुलेंस के अंदर नवजात मासूम की मौत हो गई। नवजात को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, उसको दिक्कतें आ रही, इसीलिए उसे भरतपुर से जयपुर की तरफ रेफर कर दिया जाता है। लेकिन जयपुर पहुंचने से पहले ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई और नवजात ने तड़प तड़प कर एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों ने जब विरोध किया तो अस्पताल प्रशासन ने उल्टा परिजनों पर ही लापरवाही का आरोप लगा दिया। अब इस घटना को लेकर परिजनों में रोष बना हुआ है और नाराजगी भी है। आखिर इसके बाद क्या हुआ और प्रशासन, अस्पताल प्रशासन इस पर क्या कह रहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। भरतपुर में एम्बुलेंस में एक नवजात मासूम की मौत हो गई, जिसका कसूरवार परिजन अस्पताल और एम्बुलेंस कर्मचारी को बता रहे हैं। भरतपुर शहर के जनाना अस्पताल से जयपुर रेफर किए गए नवजात की रास्ते में ही मौत हो गई थी। आरोप है कि एम्बुलेंस में लगा ऑक्सीजन सिलेंडर जयपुर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया, जिसके कारण बच्चे ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया। जानकारी के अनुसार नवजात को सांस लेने में परेशानी होने पर शुक्रवार दोपहर भरतपुर जनाना अस्पताल से जयपुर के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर रेफर किया गया था। पीड़ित के अनुसार एम्बुलेंस अस्पताल द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। आपके बच्चे का जन्म कब हुआ था? कल हुआ था, कल जनाना अस्पताल में। ठीक है, फिर इसको रेफर क्यों किया? क्योंकि इसकी कोई आहार नली में आहार में और वो प्रॉब्लम, सांस में लेने में वो बहुत ही प्रॉब्लम थी, इसलिए रेफर कर दिया। ठीक है, जयपुर रेफर कर दिया, जयपुर ले गए। फिर क्या हो गया रास्ते में? रास्ते में क्या इन्होंने यहाँ से भेज दिया, ड्रिप कुछ लगाए नहीं। एक था वो सिलेंडर था, हम ले गए थे रास्ते में, उसमें से गैस वो हो गई थी, खत्म हो गई थी रास्ते। ठीक है, सिलेंडर की गैस खत्म नहीं हुई थी जब तक बच्चा जिंदा था? हाँ, और सिलेंडर की गैस खत्म होने के बच्चा एक्सपायर हो गया। रास्ते में बस्सी के पास परिजनों को शक हुआ कि ऑक्सीजन बंद हो चुकी है। वो तुरंत बस्सी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को ऑक्सीजन न मिलने के कारण मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान एम्बुलेंस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। बस्सी से टेम्पो में मृत नवजात का शव लेकर देर शाम परिजन दोबारा भरतपुर जनाना अस्पताल पहुंचे और वहां पर जमकर विरोध किया। एक दिन पहले बच्चे का जन्म हुआ था। बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जनाना अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया था नवजात को। रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने से बच्चे की मौत हो गई। एम्बुलेंस ड्राइवर मौके से हुआ फरार। पिता नवजात का शव लेकर जनाना अस्पताल पहुंचा। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों पर ही लगा दिया आरोप। अस्पताल प्रशासन ने परिजनों पर नशे में होने का आरोप लगाया है, जिसे परिजनों और मौके पर मौजूद लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। नवजात के परिजन बच्चे की मौत के लिए एम्बुलेंस चालक और अस्पताल की लापरवाही को जिम्मेदार बता रहे हैं। जैसे ही मेरी संज्ञान में आया है तो मैंने तुरंत जाकर और बच्चे की टिकट दिखाए और डॉक्टरों से जो ट्रीटमेंट किया उनसे बात किए
तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बयाना से रेफर होकर 11 बजे बच्चा एडमिट हुआ था, जिसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी उस समय। तो उसको CPAP मशीन होती है एक, सांस लेने में जिससे आराम मिलता है, उस पर रखा है। और उसको जैसे ही सुबह बता रहे हैं कि ओजी डालने की कोशिश की है। ओजी मतलब जिसमें खाना फीडिंग के लिए डाली जाती है। जैसे ही पता लगा है कि उसको ओजी नहीं जा रही बार बार डालने के बाद, तो लगा है कि सांस वो आहार नली उसकी बंद है। और हमें डॉक्टरों ने अवगत कराया कि सांस नली और आहार नली दोनों जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए उसको सर्जरी के लिए इमरजेंसी में उसको रेफर करना जरूरी था, तो इसलिए रेफर किया गया उसको। अस्पताल प्रशासन, एम्बुलेंस कर्मचारी या फिर उस मासूम बच्चे के माता पिता, आखिर कौन है मासूम की मौत का जिम्मेदार, ये सवाल अब भी बना हुआ है। इस बीच अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो वो है मासूम बच्चे के माता पिता, जिन्होंने अपने नन्हे से बच्चे को हमेशा के लिए खो दिया। वो नवजात जिसने दुनिया देखी भी नहीं थी और वो लाचार सिस्टम का शिकार हो गया। एक पिता अपने 1 दिन के नवजात को अपनी गोद में लेकर इधर उधर दौड़ता रहा, लेकिन बावजूद इसके पीड़ित पिता की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। सवाल है कि घटना के एक ही दिन में परिजनों पर शराब पीने का आरोप लगा देना कहां तक सही है। प्रदेश में अस्पतालों की दुर्दशा क्या है, ये हम आपको अपने खास रिपोर्ट्स के जरिए बताते रहते हैं। इसलिए जब तक सरकारी सिस्टम दुरुस्त नहीं होता, तब तक यूं ही सिस्टम के लिए आम लोगों की जान सस्ती दिखाई पड़ेगी। भरतपुर में नवजात बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्चे को जनना अस्पताल से जयपुर JK लॉन के लिए रेफर किया गया था। वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर था। बस्सी के पास जिस एम्बुलेंस में गया था, गैस सिलेंडर से ऑक्सीजन खत्म हो गई, बच्चे की मौत हो गई। हालांकि इस मामले को लेकर के अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्चे की सांस नली और आहार नली जॉइंट थी। परिजनों से मना किया गया था, इन्हें किसी भी प्रकार का आहार नहीं दिया जाए, लेकिन परिजनों ने बस्सी के पास में दूध पिला दिया, जिसके चलते बच्ची की मौत हुई है। हालांकि जो परिजन थे बच्चे के शव को लेकर के जनना अस्पताल पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उनसे लिखित में शिकायत मांगी और आश्वासन दिया है कि आप लिखित में शिकायत दीजिए, जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि परिजन मथुरा गेट थाने में भी पहुंचे, जहां मथुरा गेट थाना प्रभारी की ओर से कह दिया गया कि ये हमारा क्षेत्र का मामला नहीं है और ये जो घटना घटी है वही मामला दर्ज कराना पड़ेगा। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा। और अजमेर में एक व्यापारी से बदमाशों ने 2 करोड़ रुपए की मांग की। 15 दिन पूरे होने से पहले ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस के इस त्वरित एक्शन से बदमाश पकड़े गए, जिसे एक बड़ी सफलता के रूप में अब देखा जा रहा है। व्हाट्सएप के जरिए आरोपियों ने व्यापारी से रंगदारी मांगी और मांगे पूरी नहीं करने पर जान से मारने की धमकी तक दे दी। साइबर पुलिस और स्पेशल टीम की तत्परता से आरोपी फिलहाल पकड़े गए हैं। अजमेर से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसे ये बदमाश पकड़ में आए। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में बिजनेसमैन से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना आदर्श नगर में भूपेंद्र सिंह खरवा, दीपक सिंह उर्फ दीपसा, राहुल सिंह, नरेंद्र सिंह गहलोत उर्फ मोनू गिरफ्तार हुए हैं। चारों आरोपियों पर वसूली और धमकी की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। चारों आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। पीड़ित को व्हाट्सएप के जरिए मिली थी धमकी। आरोपियों ने 2 करोड़ मांगे, नहीं देने पर सीने में गोली मारने की धमकी दी। धमकी और वसूली के इस मामले में पुलिस गहनता से आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस सनसनीखेज रंगदारी प्रकरण में अजमेर पुलिस ने विशेष रणनीति अपनाई। अजमेर SP ने इसके लिए जिला स्पेशल टीम और साइबर सेल की संयुक्त टीमें गठित की। टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल डिटेल्स और व्हाट्सएप मैसेज की गहनता से जांच की। लगातार निगरानी और सटीक सूचना के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया गया और फिर अलग अलग स्थानों से दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की भूमिका और नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार माधवद्वार कॉलोनी में रहने वाले बिजनेसमैन ने आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़ित व्यापारी की औद्योगिक इलाके में एक कंपनी है। उन्होंने बताया कि 29 नवंबर को एक अनजान नंबर से पहले व्हाट्सएप कॉल आई, जिसे उन्होंने रिसीव नहीं किया था। उसके बाद उसी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज भेजकर 2 करोड़ रुपए की मांग की गई और रुपए नहीं देने पर सीधे सीने में गोली मारने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज की
और त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित कारोबारी यशवंत शर्मा, जो माकूपुरा औद्योगिक क्षेत्र में श्री भगवती मशीन के संचालक हैं, को व्हाट्सएप के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह खरवा का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है और वह पहले भी पुलिस के रडार पर था। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसके कुख्यात गिरोह से कथित संपर्कों की जांच भी की जा रही है। फिलहाल चारों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है भूपेंद्र सिंह खरवा का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी संबंध है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।